नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीलाल शुक्ल के कालजयी उपन्यास राग दरबारी की। जानते हैं, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो आज़ादी के बाद के भारत का एक ऐसा आईना है जो समय के साथ धुंधला नहीं बल्कि और साफ होता गया है। तो चलिए उतरते हैं इस दुनिया में और देखते हैं कि ये आईना हमें क्या दिखाता है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये किसी आलोचक ने नहीं लिखी। अरे ये तो खुद लेखक श्रीलाल शुक्ल ने अपनी किताब की भूमिका में लिखा था। मतलब वो खुद कह रहे थे कि भाई मेरा ये 40 साल पुराना उपन्यास आज के दौर में और भी ज्यादा सच लगने लगा है। सोचिए जरा कितनी बड़ी बात है ये। तो इस उपन्यास की गहराइयों को समझने के लिए हमने इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि इसे एक टाइमलेस सटायर मतलब एक कालजयी व्यंग क्यों कहते हैं। फिर हम चलेंगे शिवपालगंज की दुनिया में, मिलेंगे वहां के किरदारों से, समझेंगे कि कैसे वहां आदर्शों और मूल्यों का मजाक बनता है। और आखिर में जो सबसे जरूरी सवाल है कि ये किताब आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, राग दरबारी लिखा गया था 1964 से 67 के बीच, और जैसे ही ये 1968 में छपा ना, मानो हिंदी साहित्य में एक भूचाल सा आ गया। एक जबरदस्त बहस छिड़ गई, क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं थी। ये तो सीधे सीधे उस वक्त की व्यवस्था पर एक करारा तमाचा था। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। एक तरफ तो एक बड़े समीक्षक ने भविष्यवाणी कर दी कि भाई इस किताब को कोई नहीं पढ़ेगा। उन्होंने कहा अपठित रह जाना ही इसकी नियति है, मतलब इसका तो भविष्य ही यही है कि बिना पढ़ी रह जाएगी। और दूसरी तरफ क्या हुआ? ठीक 1 साल बाद 1969 में इसी किताब को साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया। और आज तो ये हिंदी साहित्य का क्लासिक है ना? कमाल की बात। कभी कभी महान रचनाओं को अपनी जगह बनाने में वक्त लगता है। अब हम उस जगह पे चलते हैं जहां ये सारी कहानी होती है, शिवपालगंज। वैसे तो ये एक काल्पनिक गांव है, लेकिन सच पूछें तो ये सिर्फ एक गांव नहीं है। ये उस पूरे भारत का एक छोटा सा रूप है, एक प्रतीक जो आज़ादी के बाद उम्मीद और फिर नाउमीदी के दौर से गुजर रहा था। उपन्यास की शुरुआत ही एक जबरदस्त इमेज से होती है। सोचिए, एक ट्रक है जो सड़क के बीचों बीच खड़ा है और रास्ते को पूरी तरह से रोके हुए है। लेखक कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो इसका जन्म ही सड़क पर हिंसा करने के लिए हुआ हो। ये ट्रक और कुछ नहीं बल्कि शिवपालगंज के उस ठप पड़े सिस्टम का, उस पैरालाइसिस का एक जीता जागता प्रतीक है। तो शिवपालगंज में आपको देखने को क्या क्या मिलता है, चलिए एक नजर डालते हैं। यहाँ गंदी चाय की दुकानें हैं, ऐसी मिठाइयाँ हैं जो मक्खियों और धूल से बड़ी बहादुरी से लड़ रही हैं। और हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े नेता आकर विकास पर भाषण देते हैं। और सबसे बड़ी कला, यहाँ कूड़े से लजीज पकवान बनाने की कला में सब माहिर हैं। मतलब यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है उसे कोई देखना नहीं चाहता। तो सवाल उठता है कि इस दरबार को, इस सिस्टम को चला कौन रहा है? यहाँ के जो किरदार है ना, वो कोई आम लोग नहीं है। वो तो इस पूरे भ्रष्ट तंत्र के अलग अलग पुर्जे हैं, हर एक अपने आप में एक पूरी संस्था। इस दरबार के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वैद्य जी। कहने को वैद्य, पर असल में सत्ता का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। फिर आते हैं प्रिंसिपल साहब। तिक्कड़म और जोड़ तोड़ के तो वो मास्टर हैं। कानून और व्यवस्था का चेहरा कौन है? दारोगा जी, जो खुद भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल हैं। और इन सबके बीच में एक बाहरी आदमी है, रंगनाथ, पढ़ा लिखा, शहर से आया हुआ, जो हमारी और आपकी तरह इस पूरे खेल को, इस सड़ांध को अपनी आंखों से देख रहा है। अब हम आते हैं इस उपन्यास के सबसे अहम हिस्से पर, वो हिस्सा जो इसकी आत्मा है, और वो है मूल्यों का विघटन, मतलब वैल्यूज का टूटना। यहीं पर श्रीलाल शुक्ल का व्यंग सबसे तीखा हो जाता है। वो दिखाते हैं कि कैसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शब्दों को खोखला करके सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एक शब्द लेते हैं, इंसानियत। हम सब जानते हैं इसका मतलब मानवता, दया, भलाई। एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऊंचा आदर्श है ये, है ना? लेकिन शिवपालगंज की दुनिया में इसका क्या मतलब है? वहां अगर कोई इंसानियत की बात करता है तो उसे या तो चालाक समझा जाता है या फिर कमजोर। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की राजनीति में कोई नैतिकता की बात करे तो लोग उस पर हंसते हैं। यहाँ हर ऊंचे आदर्श को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। और ये समझने के लिए ये एक डायलॉग देखिए, ये तो बस कमाल है। होता ये है कि एक डाकू चिट्ठी भेजकर 5,000 रुपए मांगता है।
तो उस पर गांव के लोग क्या कहते हैं अरे ये डकैती नहीं हुई, ये तो रिश्वत हो गई। और फिर एक और पात्र उस पर टिप्पणी करता है, पूरा साम्यवाद है। सोचिए, डकैती को रिश्वत कहा जा रहा है और रिश्वत को साम्यवाद। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब सिस्टम सड़ जाता है तो भाषा भी अपने मायने खो देती है, नैतिकता का पूरा ढांचा ही ढह जाता है। तो अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी। 1968 में लिखा गया ये उपन्यास आज भी इतना जिंदा, इतना सच क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है कि शिवपालगंज कहीं गया ही नहीं, वो तो बस हमारे चारों ओर फैल गया है? ये बात खुद लेखक भी मानते थे। उन्होंने लिखा कि आज के जमाने में जो राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, उसके सामने तो शिवपालगंज की राजनीति बहुत अदना, मतलब बहुत छोटी-मोटी लगती है। शायद जो घोटाले और तिकड़म उपन्यास में हैं, वो आज के हिसाब से बहुत मामूली लगें। लेकिन असली बात स्केल की नहीं, सोच की है। किताब छपी थी 1968 में, पर इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं, भाई भतीजावाद, करप्शन, सिस्टम का अंदर से खोखला हो जाना, ये सब सुनकर क्या आज जरा भी हैरानी होती है? नहीं, क्योंकि पैमाने भले ही बदल गए हों, लेकिन वो मानसिकता, वो तरीके, वो तो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और इसीलिए मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा अपने चारों ओर देखिए और सोचिए, क्या वैद्य जी, प्रिंसिपल साहब और दारोगा जी जैसे किरदार आज हमारे आसपास नहीं हैं? क्या शिवपालगंज की वो राजनीति, वो मानसिकता आज भी हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में जिंदा नहीं है? ये सवाल, इसका जवाब हम सबको खुद खोजना है।